दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी। आज हम साझेदारी खाते पार्टनरशिप अकाउंट टॉपिक को लेकर आज यहाँ हम प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साझेदारी है क्या। हमारे भारत में यानी इंडिया में भारतीय साझेदारी अधिनियम यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। सबसे पहले इस चीज को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात। अब हम सामान्य शब्दों में ये चीज समझ सकते हैं कि हमने जैसे एकाकी व्यापार है, साझेदार है, तो साझेदार है क्या? यानी एकाकी व्यापार की असफलताओं या उसके दोषों को दूर करने के लिए या उसकी कमियों को दूर करने के लिए अकेले व्यापारी ने मिलकर कई अपने साथी व्यापारियों से मिलकर एक व्यवसाय को प्रारंभ किया, जिसको हम साझेदारी नाम देते हैं। यदि हम सामान्य शब्दों में साझेदारी की परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक मिलकर जो व्यक्ति अपने व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हों, वो हम साझेदारी कह सकते हैं। हम सबसे पहले भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो उसकी परिभाषा दी है, हम उसको समझें पहले। यानी साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी के द्वारा संचालित किया गया हो। ये हमारे यहाँ साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में परिभाषा दी हुई है। अब आप ये देखिए, इस परिभाषा के हिसाब से ही हम उसकी विशेषताएं निकालें तो सबसे पहले बात आती है वैध अनुबंध का होना। यानी एक जो साझेदार हैं उनमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी अधिनियम के अनुसार साझेदारी का संबंध एक तो अनुबंध के द्वारा उत्पन्न होता है और वह अनुबंध भी किस तरीके का होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, यानी वैध अनुबंध होना चाहिए। नंबर दूसरा, साझेदारों की संख्या, या हम इस पॉइंट को ऐसे कह सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, मेंबर्स ऑफ पार्टनर। एक साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की संख्या, अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 464 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद उसमें कंपनी अधिनियम 2014 में और अमेंडमेंट किए गए, उसके सेक्शन 10 में अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। तीसरा है लाभ विभाजन, प्रॉफिट डिवीजन। लाभ विभाजन कैसे? साझेदारी का उद्देश्य व्यवसाय से केवल लाभ कमाना ही नहीं, अपितु उसे आपस में बांटना भी होता है। साझेदार लाभ के अधिकारी नहीं है, अपितु वो लाभान्वित संभावित हानि के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि लाभ का विभाजन करना आवश्यक होता है। वो उन साझेदारों के बीच में जिस अनुपात में भी
अनुबंध हुआ हो उस अनुपात में वो लाभ का विभाजन करेंगे। चौथा बिंदु है व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार मिलकर करते हैं या उनके द्वारा यदि किसी पार्टनर को या साझेदार को यह अधिकार दे दिया जाए कि भाई हमारी ओर से आप उस व्यवसाय का संचालन करेंगे, तो वो साझेदार भी व्यवसाय का संचालन करता है। असीमित उत्तरदायित्व, ये असीमित अनलिमिटेड लायबिलिटीज में असीमित उत्तरदायित्व का मतलब यहाँ क्या है, जैसे उसके नाम से समझ में आ रहा है कि असीमित उत्तरदायित्व, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यानी यदि साझेदारी के ऋणों को चुकाने में साझेदारी फर्म की संपत्तियां अपर्याप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग फर्म के ऋण को चुकाने में या चुकाने हेतु किया जा सकता है। अब आप इसको जो बच्चे हैं सामान्य शब्दों में कैसे समझें, मैं इसको बिल्कुल एक सामान्य शब्दों में समझाऊं कि यदि साझेदारी फर्म ने कोई ऋण लिया और फर्म उस ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उस फर्म का ऋण चुकाने के लिए साझेदार अपनी संपत्ति को बेचना पड़ेगा या उस लोन को टूक में चुकाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 6 पॉइंट है वैधानिक व्यवसाय, लीगल बिजनेस। जिस देश में भी वो पार्टनरशिप बनी है, उस पार्टनरशिप में अगर हम ये कहें कि उस देश के हिसाब से वो व्यवसाय किस तरीके का होना चाहिए, वैधानिक यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए। उस देश में वो अवैधानिक व्यवसाय ना हो। इस तरीके से हमने साझेदारी अधिनियम 1932 की परिभाषा को समझा और उसकी विशेषताओं के रूप में हमने 6 विशेषताएं पढ़ी। अभी विशेषताएं तो हम अभी और भी आप बढ़ा सकते हैं या आगे पॉइंट और भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक सीमित या एग्जाम के हिसाब से जितना छात्रों को लिखना है उस हिसाब से मैंने जो है 6 विशेषताएं जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण है उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिया है। अब बात आती है अगला जो है टॉपिक पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में साझेदारी हम समझ रहे हैं, लेकिन डीड का मतलब क्या है, साझेदारी है क्या। अब आप ये देखिए, जब कोई साझेदारी, पहले हम इसका मीनिंग समझें साझेदारी संलेख का। जब कोई साझेदारी स्थापित की जाती है तो उससे संबंधित जो शर्तें हैं उन शर्तों को एक पेपर पर, एक कागज पर यानी एक डॉक्यूमेंट्स पर लिखी जाएंगी। वो डॉक्यूमेंट्स या वो पेपर को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी हम ये कहें कि जो साझेदारी व्यवसाय है उसको चलाने के लिए जो टर्म्स ऑफ कंडीशन जिस पेपर पर लिखी जाती है, जिस डॉक्यूमेंट पर लिखी जाती है, वो जिस पेपर पर लिखी जाती है, तो वो पेपर एक डॉक्यूमेंट बन जाता है और वो डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है। यहां पर अब एक बात और मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ भारतीय साझेदारी अधिनियम यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में
ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो बनाया जाए या ना बनाया जाए, यानी कि साझेदारी की जो शर्तें हैं वो मौखिक भी हो सकती हैं और लिखित भी हो सकती हैं। यदि हमने उसको लिखित रूप में लिया है तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आएगा वो एक पार्टनरशिप डीड के रूप में सामने आता है। इस साझेदारी संलेख की जो प्रमुख बातें हैं, यानी इसके जो मेन कंटेंट्स हैं, वो होने को तो करीब करीब अगर हम उनमें जोड़ते जाएं तो करीब 20 से ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन कंटेंट्स ही इसमें लिए हैं, जिसमें पहला जो पॉइंट है फर्म का नाम। इस फर्म के नाम में इस पॉइंट में अगर हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले जिस पार्टनरशिप फर्म को हम चला रहे हैं उसका क्या नाम हम रखेंगे, और यह नाम किसी अन्य पार्टनरशिप फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा होना चाहिए। फर्म का पता क्या होगा, यहाँ से फर्म का पता क्या होगा जहां से वो अपने व्यवसाय को चला रहे हैं। साझेदारों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में सम्मिलित हुए हैं उनके नाम और उनके एड्रेस इस बिंदु में हम लिखेंगे। अगला है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाएगा, और यदि दिया जाएगा तो इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख होगा कि वो किस दर से दिया जाएगा। आहरण एवं उस पर ब्याज। फर्म में से साझेदार व्यक्तिगत उपयोग के लिए कितना आहरण कर सकता है और किन परिस्थितियों में वह आहरण कर सकते हैं, उस पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होगा। अगला जो पॉइंट है वेतन व कमीशन, सैलरी एंड कमीशन। साझेदारों को सैलरी कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, और वैसे सक्रिय साझेदार को वेतन दिया जाना चाहिए, इस बात का भी पार्टनरशिप डीड में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। इसमें साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमारे साझेदारी अधिनियम 1932 में पार्टनरशिप डीड को बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यदि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनी और साझेदारों के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ निश्चित नियम हैं लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि फिर वह लागू होंगे, जिसको हम नाम देते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार,
राइट्स टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। व्यवसाय के संचालन में साझेदार भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसमें स्पष्ट है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो सभी पार्टनर उस व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। अगला बिंदु है वेतन व कमीशन, सैलरी एंड कमीशन। किसी भी साझेदार को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है लाभ हानि अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन पार्टनर्स को किस अनुपात में लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और आगे चलकर जो न्यूमेरिकल में ये बिंदु आपको बहुत सहायता कर, बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ हम ये इस पार्टनरशिप डीड को अगर नहीं बनाया तो सभी साझेदार समान अनुपात में लाभ हानि अनुपात का विभाजन करेंगे, यानी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा, चाहे उनकी कैपिटल किसी भी रेशियो में लगी हो। चौथा पॉइंट है ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि कोई साझेदार अपने भाग से अधिक पूंजी लगाता है या फर्म को ऋण उपलब्ध कराता है, यानी फर्म को लोन देता है, तो उस पर एक निश्चित दर से, निश्चित रेट से ब्याज दिया जाएगा। वो इंटरेस्ट और रेट है 6%, यानी 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। और 6 पॉइंट है नए साझेदार का प्रवेश। इसमें यदि सभी साझेदार सहमत हों तो ही हम नए साझेदार को प्रवेश यानी एडमिशन दे सकते हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, अन्यथा की स्थिति में उसको एडमिशन नहीं दिया जा सकता।